दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा। मुझे तू ही तू, हम सफ़र चाहिए, हम सफ़र चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी, तो दोस्तों मैंने आपको राष्ट्रीय आय के मापन की दोस्तों मापने की तरीके बताए हुए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय की मापने की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आपको बहुत मज़ा और आनंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ लिखा जा रहा दोस्तों, गलत हो गया है, विधियाँ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय आय मापने की तीन प्रमुख विधियां हैं। तीन प्रमुख विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तीन प्रमुख विधियां हैं। और वो तीन प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो एक आपने नाम सुना होगा उत्पाद विधि। ठीक है दोस्तों, उत्पाद विधि। और दूसरा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा आय विधि। और तीसरा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, व्यय विधि। तो ये दोस्तों आपकी राष्ट्रीय आय मापने की तीन प्रकार की विधियां हैं। ठीक, कौन कौन सी? पहली हम लोग देखेंगे उत्पाद विधि, और दूसरी दोस्तों हम लोग देखेंगे आय विधि, और तीसरी हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सी? व्यय विधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सबसे ए नंबर पर उत्पाद विधि किसे कहते हैं? उत्पाद विधि। ठीक है दोस्तों, उत्पाद विधि किसे कहते हैं? तो इस विधि की दोस्तों हम लोग बात करें तो उत्पाद विधि क्या होती है? उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की दोस्तों क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो उत्पाद विधि में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की बात हो रही, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को लेकर के, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना की जाती है उत्पाद विधि में। ठीक है, किसकी? वस्तुओं के बाजार मूल्य की। और इसमें दोस्तों जो विभिन्न क्षेत्र शामिल किए जाते हैं वो हमारे कौन किए जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और गणना दोस्तों कैसे की जाती है? एक वर्ष के भीतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम लोग उत्पाद विधि क्या है। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों
एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों, और ये विभिन्न क्षेत्रों कौन कौन से दोस्तों बात हो रही, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक कामा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तुओं के, समस्त वस्तुओं के, समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं, समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं, बाजार मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कौन सी विधि है, उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि में दोस्तों, यानी कि इस विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम ये दोस्तों देखते हैं कि एक वर्ष के अंदर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्र का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 ये क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या की जाती है, वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं, और यही विधि हमारी क्या कहलाती है, उत्पाद विधि कहलाती है, उत्पाद विधि कहलाती है। तो सीधा सीधा दोस्तों उत्पाद विधि का मतलब ये हुआ कि उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य को हम लोग शामिल करते हैं, और राष्ट्रीय आय की यह विधि दोस्तों कौन सी विधि कहलाती है, उत्पाद विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्ष के भीतर वस्तुओं का जो भी उत्पादन हुआ उसके बाजार मूल्य की हम लोग गणना करते हैं, किस विधि के अंतर्गत, उत्पाद विधि के अंतर्गत। और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र लिए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसी उत्पाद विधि को लेकर के। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं उत्पाद विधि की जब हम लोग गणना करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां दोस्तों रखनी चाहिए, या उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इसी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने दोस्तों उत्पाद विधि देखा, इसमें क्या था, इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना की जाती है। अब दोस्तों गणना करते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय और विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। तो यानी कि जो उत्पाद विधि दोस्तों है, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम लोग शामिल नहीं करते। यानी कि उत्पाद विधि में पहला दोस्तों ये पॉइंट रहा, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के, पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला दोस्तों हमारा ये पॉइंट था, यानी कि उत्पाद विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उनमें जितनी भी पुरानी वस्तुएं होंगी उनके दोस्तों हम लोग खरीदारी और खरीदना और बेचना यानी क्रय विक्रय को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो उत्पाद विधि में पहली दोस्तों ये सावधानियां रखना चाहिए। दूसरी दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसमें
शामिल की जाने वाली, इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा जो आप लोगों ने पॉइंट देखा क्या, कि अगर उत्पाद विधि में हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इसमें जो वस्तुएं हैं वो दोस्तों किस वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की शामिल होनी चाहिए। ये भी सावधानी हमें रखना चाहिए उत्पाद विधि के अंतर्गत। और दूसरा, और पहला क्या था, पुरानी वस्तुओं के खरीदारी और बेचदारी पर इसको भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे, यानी कि क्रय विक्रय पर हम शामिल नहीं करेंगे। तो दूसरा दोस्तों, दूसरी जो सावधानी हमें रखनी चाहिए वो जो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन है, तो जो वित्तीय वर्ष होना चाहिए वो उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए जिस वित्तीय वर्ष में वस्तुएं क्या उत्पादित की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो तीसरा हमारा क्या, उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है, वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों गन्ना, और गन्ना से हमने चीनी बनाई तो गन्ना हमारी हो गई मध्यवर्ती वस्तु, और चीनी जो हम बनाएंगे वो हो गई दोस्तों अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु को उत्पादन विधि में शामिल करेंगे, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु को हम लोग उत्पादन विधि में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि गन्ना का जो मूल्य है वो दोस्तों पहले लग चुका होगा, और फिर अगर हम लोग गन्ना से फिर चीनी बनाएंगे तो अगर दोबारा वस्तु के मूल्य को शामिल करेंगे तो गन्ना की गिनती दोस्तों 2 बार हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हैं तो गन्ना हमारी मध्यवर्ती वस्तु हो गई और चीनी हो गई अंतिम वस्तु, जिसमें से गन्ने जो मध्यवर्ती वस्तु है, इस मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हम लोग उत्पादन विधि में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा यही पॉइंट लिखा हुआ था, तीसरा। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल व सब्जियों का मूल्य शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों मेरा परिवार हुआ, ठीक है, और अवकाश है या छुट्टी पर है दोस्तों, ठीक, और अवकाश ले रखा है, और उसी बीच हमने अपने बगीचे में फल और सब्जियों का उत्पादन कर दिया, तो उन फल और सब्जियों के मूल्य को हम लोग दोस्तों उत्पाद विधि में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो उत्पादन किया गया है वो अपने परिवार के द्वारा किया गया, वो भी इसी तरीके से अवकाश की छुट्टी पर है और हमने ऐसे ही उत्पादन कर दिया। ठीक है। इस कारण से दोस्तों
अपने एक परिवार के द्वारा और गृहस्थ में, ठीक, गृहस्थ द्वारा अवकाश में दोस्तों अगर हमने अपने बगीचे में फल और सब्जियों का उत्पादन किया तो दोस्तों उसके मूल्य को उत्पाद विधि में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दोस्तों पॉइंट थे, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के दोस्तों क्रय विक्रय को। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा था, इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट क्या था, उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। और दोस्तों चौथा पॉइंट था, अगर अपने किसी परिवार के द्वारा और गृहस्थ द्वारा अवकाश में दोस्तों हमने छुट्टी में अपने बगीचे में फल और सब्जी का उत्पादन कर दिया है तो उसके मूल्य को भी दोस्तों इसमें उत्पादन विधि में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं आय विधि क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय की मापने की दूसरी विधि, और इस विधि का दोस्तों नाम है आय विधि। दोस्तों आय विधि की अगर बात करें तो ये विधि क्या होती है, आय विधि में सालाना एक व्यक्ति, एक फर्म और एक कंपनी को होने वाली कुल आय को दोस्तों क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और यही विधि दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, आय विधि कहलाती है। यानी कि आय विधि में सालाना एक व्यक्ति, एक फर्म और एक कंपनी को होने वाली आय को शामिल किया जाता है। और इसी विधि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं। आय विधि कैसे शामिल किया जाता है जरा दोस्तों आप लोग समझना। पहले दोस्तों हम इसकी जरा थ्योरी लिख लेते हैं। आय विधि में, आय विधि में, आय विधि में सालाना, आय विधि में सालाना, ठीक है दोस्तों, सालाना व्यक्ति, व्यक्ति कामा फर्म, फर्म या कंपनी, व्यक्ति फर्म या कंपनी, कंपनी को होने वाली, होने वाली कुल आय को शामिल किया जाता है, कुल आय को शामिल किया जाता है, कुल आय को शामिल किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे, और जैसे ही दोस्तों आप लोगों को समझना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोगों ने आय विधि में क्या देखा, आय विधि में सालाना व्यक्ति, फर्म या कंपनी को होने वाली कुल आय को शामिल करते हैं। और जैसे में दोस्तों आप लोग समझना, जैसे, जैसे दोस्तों हम लोग बात करें भूमि की जो आय होगी, जो अपने पास भूमि है वो भूमि की दोस्तों आप बताएं आय, जो भूमि की जो आय होगी वो दोस्तों क्या होगी, इस भूमि से दोस्तों हमें क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। ठीक है ना, यही तो दोस्तों हमारी आय होगी। भूमि की आय की बात करें तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा भाई। ठीक है ना, भूमि किसी खरीदी। इसके बाद दोस्तों और बात करें श्रमिक की आय, अगर बात करें श्रमिक की आय तो श्रमिक जो है आपका जो कार्य कर रहा है श्रमिक है, तो आप बताएं, आप जब उसे देते हो तो क्या कहते हो, चलो इसकी मजदूरी से दे देते हैं, श्रमिक ने बहुत मेहनत की है तो दोस्तों इसकी आय, इसकी क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। तो श्रमिक की आय दोस्तों, अरे मजदूरी नहीं दोस्तों, गलत हो गया, श्रमिक की आय मजदूरी कहाँ, मजदूर तो मजदूरी करते हैं। श्रमिक की आय दोस्तों क्या हो जाएगी, वेतन, वेतन ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर श्रमिक ने दोस्तों कुछ कार्य किया तो बदले में हमें उसे दोस्तों क्या देना होगा, वेतन देना होगा। तो श्रमिक की आय दोस्तों क्या हो जाएगी, वेतन हो जाएगी। और पूंजी की आय दोस्तों, अगर हमारे पास पूंजी अधिक मात्रा में है, पूंजी, और तो पूंजी की आय दोस्तों आप क्या बताओगे, पूंजी से हमें क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो पूंजी की आय दोस्तों क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। और व्यवसायी की आय, कोई अगर व्यवसाय कर रहा तो व्यवसायी की आय दोस्तों क्या हो जाएगी, व्यवसायी की आय वो दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगी,
लाभ हो जाएगी, लाभ हो जाएगी। ठीक है ना, देख लो। इसी विधि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं। यानी आय विधि में सालाना व्यक्ति, फर्म या कंपनी को होने वाली कुल आय को शामिल किया जाता है। जैसे भूमि की जो आय होगी दोस्तों, भूमि से हमें क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। और श्रमिक की जो आय होगी, अगर कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो बदले में हम उसको क्या देंगे, वेतन देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास पूंजी है तो पूंजी पर हमें क्या दोस्तों मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और व्यवसायी है कोई व्यक्ति तो दोस्तों उस व्यवसाय को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और इसी विधि को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आय विधि, आय विधि। अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है, राष्ट्रीय आय बराबर, जरा देखना दोस्तों, यहीं से निकल के आएगा आपका, राष्ट्रीय आय बराबर, राष्ट्रीय आय बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों कुल किराया, कुल किराया प्लस कुल वेतन, कुल वेतन प्लस कुल ब्याज, कुल ब्याज और प्लस कुल लाभ। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय निकालने का फार्मूला हो जाएगा। किस विधि के द्वारा दोस्तों, आय विधि के द्वारा, आय विधि के द्वारा। यही तो दोस्तों हमारा हो जाएगा। और यही लिखा हुआ, आय विधि में सालाना व्यक्ति, फर्म या कंपनी को होने वाली कुल आय को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर कुल किराया, कुल वेतन, कुल ब्याज और कुल लाभ। कैसे मिलता है, भूमि की जो आय होती है उससे भूमि पर किराया दिया जाता है, मिलता है। श्रमिक की जो आय होगी वो, ठीक है, उसके लिए तो उसको वेतन होगी। ठीक, और हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यय हो जाएगा। क्योंकि श्रमिक से अगर हम लोगों ने काम कराया है तो हम जो देंगे उसके लिए तो वेतन हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। पूंजी की जो आय होगी, अपने पास धन है, ठीक है, तो हमें तो लाभ हो जाएगा, जो लेगा उसे भी दोस्तों क्या रहेगा, लाभ। व्यवसायी की आय की अगर बात करें तो व्यवसायी की आय क्या हो जाएगी, उसके लिए तो लाभ होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पूंजी, जिसके पास पूंजी है तो उसे ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो कुल किराया, कुल वेतन, कुल ब्याज और प्लस कुल लाभ। और इसी विधि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं, आय विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी क्या सावधानियां होनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो इसमें रहेगा हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित आय, विषय नहीं, हस्तांतरित आय। जैसे पेंशन, जैसे पेंशन, पेंशन, वजीफा, वजीफा कमा भत्ता। ठीक है दोस्तों, हस्तांतरित, हस्तांतरित आय क्या होती है, जैसे पेंशन हो गया, वजीफा हो गया, भत्ता हो गया, छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां आदि को, आदि को राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट ये हो गया। आय विधि में जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इसमें जो हस्तांतरित आय होती है, जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता, छात्रवृत्तियां, इन सभी को दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो हस्तांतरित आय का मतलब जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता, दोस्तों इन सभी को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें, दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें चोरी, चोरी, सट्टेबाजी, सट्टेबाजी और लॉटरी, और लॉटरी से
प्राप्त आय को, से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चोरी, सट्टेबाजी और लॉटरी वाला धन दोस्तों वो पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया होगा, और हमने दोस्तों क्या उस धन को चुराया है, कोई उत्पादन नहीं हुआ है। ठीक है, चुरा लिया बस। ठीक है, क्योंकि उसकी गणना पहले ही राष्ट्रीय आय में हो चुकी है। इस कारण से दोस्तों चोरी, लॉटरी और सट्टेबाजी से जो प्राप्त आय होगी उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई उत्पादन नहीं हुआ है, उस धन को चुराया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, अगला दोस्तों बात करें तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, एक तरफा भुगतान होता है, एक तरफा भुगतान होता है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो वृद्धावस्था दोस्तों पेंशन होता है, ये दोस्तों एक तरफा भुगतान होता है। इस कारण से दोस्तों इसे हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ सावधानियां थी। किस विधि के द्वारा? आय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हमें दोस्तों क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला दोस्तों था हस्तांतरित आय, जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता, छात्रवृत्तियां आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और दोस्तों चोरी, सट्टेबाजी और लॉटरी से प्राप्त आय को दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन दोस्तों एक तरफा भुगतान होता है, अतः इसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा एक उत्पाद विधि और एक दोस्तों आय विधि। आय विधि में दोस्तों क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे व्यय विधि, इसके बाद प्रति व्यक्ति आय, चालू कीमत पर, स्थिर कीमत पर कैसे निकालते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपने अच्छी से कर रहे होंगे। तो अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।